आप पर कोई बायोपिक फिल्म बनती है तो आप क्या चाहेंगे कि कौन एक्टर आपका किरदार निभाए? ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है। किसी को आप दबंग बना दोगे तो लोग के मन में उस प्रकार भाव जाएंगे दबंग है। अरे दबंग कौन हो गया? कानून से बड़ा दबंग थोड़ी कोई होता है। मैं जहाँ रहा इनकाउंटर्स भी हुए, लोग मारे भी गए। सबसे बड़े उस समय के जो बिहार के अपराधी थे, जिनसे करीब 100 से अधिक मुकदमे थे, उनके द्वारा भी आत्मसमर्पण कर दिया गया। पूरी अपराध की परंपरा ही समाप्त हो गई। लिस्ट बन के आता था आपको क्या क्या देना है, किस प्रकार देना। हर गैंग के अपने मुहर लगती थी, उसमें लिखा रहता था जय माँ दुर्गे, बिहार सरकार और गैंग का नाम। जो क्रिमिनल्स हैं इनकाउंटर्स होंगे तो होंगे, मरेंगे, तो इसमें संदेह कहाँ है? कौन नहीं जानता कि आपके पूर्वज कौन थे? पुलिस की भूमिका में अजय देवगन बड़े अच्छे लगते हैं। यदि निर्भया या हैदराबाद की प्रियंका जैसा कोई मामला आपके समक्ष आए तो क्या उन अपराधियों को ले जाते हुए आपकी गाड़ी भी पलट सकती है? नमस्कार दोस्तों, बिहार के बाहर रहने वाले लोगों के दिमाग में जब भी बिहार शब्द आता है तो अक्सर तीन चीज़ें उनके जहन में आती हैं: गुंडागर्दी, राजनीति और आईपीएस। गुंडागर्दी के बारे में हम मीडिया में अक्सर सुनते ही रहते हैं और बिहार की राजनीति तो वर्ल्ड फेमस है ही। रह गए आईपीएस। तो आज हमारे साथ हैं बिहार के आईपीएस विकास वैभव, जिनके नाम से अपराधी थर थर काँपते हैं। लेकिन अगर हम उनका दूसरा पहलू देखें तो वो एक ऐसे इंसान हैं जो नेचर से प्यार करते हैं, संस्कृति से प्यार करते हैं। आइए स्वागत करते हैं बिहार के डीआईजी आईपीएस विकास वैभव सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपके काम को लेकर बहुत डीप डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसके हम सब जानते हैं कि आपने किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी आज जो नवयुवक आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं, उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि आपकी संक्षेप में आपकी आईपीएस बनने तक की जर्नी किस प्रकार की रही? देखिए, सबसे पहले स्कूल में था तो पढ़ने में अच्छा था, तो मैंने प्रयास किया कि आईआईटी पहुंचूं। तो आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर में मैंने प्रवेश दिया था। पढ़ाई चल रही थी। बचपन से एक प्रेरणा इतिहास के प्रति पढ़ने की भी थी, स्थलों को घूमने की थी। जब वो करना शुरू हुआ तो एक इतिहास में एक बात दिखी कि देश वास्तव में प्राचीन काल में बड़ा अच्छा था। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण आज वर्तमान में हम लोग एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं। जो चीज़ें कभी हमें गौरवान्वित करती थी उससे एक डिस्कनेक्टेड हैं, लोग भी हैं। ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी। आज के युवाओं को देखिए तो उसकी कुछ जानकारी तक नहीं है, लोग शॉर्टकट्स खोज रहे हैं। जिस भूमि ने कभी याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान को देखा हो, आदि शंकराचार्य को देखा हो, वैसी परंपराएं युवाओं को प्रेरित नहीं करती हुई दिखती थी। बिहार की जब देखता वेदांत यहीं रचे गए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि अन्य विचार बहुत सारे उस समय निकले। और वर्तमान को देखता तो बड़ा खराब लगता है। शौर्य की बात करते तो अखंड भारत का साम्राज्य था, केंद्र पाटलिपुत्र था, जिस समय न तकनीक थी न मार्ग थे। वैसी परिस्थिति में हमारे पूर्वज किस प्रकार से रहते थे, तो लगा कि कुछ करना चाहिए जिसमें एक प्रेरणा जगे और वर्तमान में ऐसे कुछ प्रयास हों जिससे एक डिस्कनेक्ट कम हो। विरासत से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने का हम प्रयास करें। तो पहली बात स्वयं से ही प्रारंभ होती है। तो मैंने देखा किसी कॉर्पोरेट के लिए काम करने से बेहतर होगा समाज सेवा में अगर जुड़ना है तो सिविल सेवा एक अच्छा माध्यम है, जिसमें आप जो भी करते हो उसमें बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी सोच के साथ मैंने तैयारी शुरू की थी। और बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय विधि व्यवस्था की, तो मैं भी उससे प्रभावित हुआ था जब पढ़ता था। उस क्रम में कई बार मैंने इंटरव्यूज़ में बताई हैं क्या क्या चीज़ें किस प्रकार की हुई, पेपर्स लीक हुए, पकड़ के शादियाँ होती थीं। तो मन बड़ा विचलित रहता था, लगता था कि बाद में लौट कर आऊँगा तो अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अपने इस जीवन के पूरी यात्रा को मैं किस रूप में देखूँगा। तो फिर लगा कुछ योगदान होना चाहिए। उसी भाव को लेकर आईपीएस बना और उसी भाव के साथ आज भी कार्य कर रहा हूँ। सर, हिंदी सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो वो फिल्म जहाँ पर जिस पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है, लोगों को, बाहर के लोगों को वहाँ के बारे में उस फिल्म के द्वारा उसके कल्चर, उसके त्योहारों के बारे में पता चलता है। लेकिन जब भी बिहार की पृष्ठभूमि पर कोई फिल्म बनती है तो अक्सर उसमें सिर्फ गुंडागर्दी होती है या भ्रष्टाचार दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है गंगा जल, अपहरण, गैंग्स ऑफ वसेपुर। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में बिहार ऐसा ही है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है या उससे अलग है? देखिए, जिन फिल्मों की आपने बात की तो फिल्मों ने मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरित अवश्य किया, क्योंकि जो गंगा जल में जो चीज़ें दिखाई गई हैं बहुत सारी रियलिस्टिक हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, किस प्रकार का संघर्ष होता है, उस समय थानों की क्या स्थिति थी। अगर आप कुछ सीन्स को देखो तो बिल्कुल ऐसा ही था। तो बहुत जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया होगा
काफ़ी नज़दीकी चीज़ें हैं। उस प्रकार की किस प्रकार से लोग थाने में बात करते हैं, किस प्रकार से किसी से संघर्ष होता है, किस प्रकार का दबाव आता है, तो बड़ी रियलिस्टिक मूवी थी। बाकी दूसरी फिल्म की आपने बात की अपहरण, तो अपहरण में थोड़ा वो सिनेमेटोग्राफी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें वैसी हैं जो सच में थी। एक टाइम था ऐसा जब ऐसे गैंग्स चल रहे थे और किसी गैंग का पकड़ने का काम था, किसी का रखने का काम था, किसी का पैसे देने का काम था, तो ये चीज़ें चल रही थी। मैंने तो स्वयं देखा, बगहा जब गया वहाँ भी देखा, पटना में था वहाँ देखा मैंने। किडनैपिंग्स को मैंने खुद इन्वेस्टिगेट की और काफ़ी मेहनत करके किस प्रकार से लोगों को रिलीज़ कराना पड़ता था, क्या क्या संघर्ष हुआ, नज़दीक से मैंने देखा। तो फिल्में जो बनती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो पुलिस पे जो बनी है और जो नाम आपने लिए, तो रियलिटीज़ बहुत दूर नहीं है। आज भी ऐसा ही है। चीज़ें बहुत बदल गई पिछले मतलब करीब 15 सालों में, बहुत चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। और जो बिहार में ऑर्गेनाइज गैंग्स काम कर रहे थे, उस तरह का माहौल अब नहीं है। एक प्रकार से मैंने भी खुद देखा, जो भी निर्णय मैंने लिए तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप में लिए, कहीं कोई दबाव नहीं था। और जब भी लगा कि कुछ गलत चल रहा है तो कार्रवाई करने में कभी चूका नहीं। चाहे ये सोचकर कभी नहीं हुआ कि सामने वाला कौन है, कितना शक्तिशाली है, नहीं है। अगर सही कर रहा हूँ तो शक्ति अपने आप आती है, तो उसी शक्ति के साथ, मन में एक दृढ़ निश्चय के साथ। इसमें तो हम वो अनंत सिंह वाला केस हमने देखा। इसमें नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन मैंने वही कहा ना, कोई व्यक्ति विशेष से मेरा कोई न दुराग्रह है, न कोई किसी प्रकार का कोई किसी के मन में कोई द्वेष है, न मन में कोई श्रद्धा है। धर्म का अपना कर्तव्य है, वो करना है, और कर्तव्य मार्ग में जो सही है वो करना है तो करना है। तो इस भाव के साथ आप चलेंगे तो बाकी नामों में कुछ रह नहीं जाता। और एक और बात मैं बताऊंगा, जो आप कहते हैं ना दबंग और ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब मीडिया बनाती है। वास्तव में सब तो वही है। तो किसी को दबंग बना दोगे तो लोगों के मन में उस प्रकार के भाव जाएंगे, दबंग है। अरे दबंग कौन हो गया? कानून से बड़ा दबंग थोड़ी कोई होता है। कानून सबके लिए बराबर है, वही है। उसको आप ठीक से आप करोगे तो भाई सब उसमें आते हैं, उस घेरे में। तो मैं तो यही मानता हूँ, इसी भावना के साथ मैंने हमेशा, जब भी एसपी भी रहा, आज भी रहूँ, कि कानून का राज होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर है। उसके लिए किसी के मन में अगर आप सोचोगे कि कोई शक्तिशाली है, कोई नहीं है, तो कानून इस रूप में तो देखता नहीं है। तो ऐसे आप लागू करो तो आप देखोगे चीज़ें अपने आप बहुत आसान हो जाती हैं। और जहाँ आप खुद प्रभावित होने को तैयार बैठे हो तो फिर आपको तो प्रभावित हो गई। जब मन में स्पष्ट हो कि नहीं, जो सही है वही करना है, तो कौन प्रभावित करेगा? एक समय था आप आईआईटी की पढ़ाई के लिए दिल्ली में रहा करते थे। उस वक्त हमने सुना था कि गर्मियों की छुट्टी में आपके सारे फ्रेंड्स वगैरह गांव जाया करते थे और आप नहीं जाते थे, या ये कि आपके पेरेंट्स नहीं आने देते थे? फादर पोस्टेड थे उसमें बरौनी रिफाइनरी में, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, मेरा अपना जिला है। और उसमें पकड़ के शादियाँ होती हैं, तो उसमें स्पेशली समर सीज़न जो होता है ना, उसमें शादियों का सीज़न होता है। तो उस टाइम वो चाहते थे कि नहीं आए, क्योंकि पकड़ के शादी हो जाएगी। तो नहीं चाहते थे, जब जहाँ आपकी इच्छा नहीं हो शादी होने की। बड़ी प्रचलित परंपरा थी उस समय। अब नहीं है, लेकिन अभी भी कभी कभी सुनने में आ जाता है कभी। लेकिन उस समय का माहौल था, बड़ा अलग था। और ख़ास करके बेगूसराय, मोकामा, बाढ़, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा उस समय इस प्रकार का प्रचलन था कि कोई लड़का अच्छा है। उसका कारण ये जो मैं देखता हूँ, समझता हूँ, दहेज की परंपरा भी बड़ी ज़्यादा थी। तो कोई अच्छा लड़का जल्दी मिलेगा नहीं, वो बड़े दहेज मांगे, तो उससे बढ़िया है उसको गन पॉइंट पे पकड़िए, पकड़ के शादी कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ सर देखा मैंने कि अक्सर इस तरह के केसेस में कोई मतलब केस वगैरह नहीं होता है, पुलिस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। अगर शादी हो गई तो हो गई, उसके बाद फिर नहीं, केसेस होते हैं, हुए भी हैं। मैं पुलिस में रहा हूँ तो मैंने भी कुछ केसेस इस तरह के इन्वेस्टिगेट किए हैं। आम धारणा यही है कि इसमें जब एक बार हो गई, सामाजिक रूप में लोग कुछ कर लेते हैं, वो केस नहीं करते हैं। लेकिन बात तो सही नहीं है। तो जब केसेस हुए हैं तो उसमें अरेस्टिंग भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है। और स्वयं चूंकि मैंने उस दौर को झेला था, तो मेरे नज़र में जब भी ऐसा कोई केस आया तो मैंने तो बिल्कुल रगड़ के कार्रवाई की उसमें। भाई ये नहीं होना चाहिए, चीज़ें बदलनी चाहिए। और समय को जब मैं देखता हूँ तो बहुत परिवर्तन हुआ है, अब उस तरह की बातें नहीं हैं। आज जब हम अपने देश के इतिहास की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ मतलब रामायण महाभारत हो गया, मुगल काल हो गया, अंग्रेज़ों के बारे में हो गया, लेकिन बिहार की जब बात आती है तो हमें ज़्यादा कुछ इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। जबकि रामायण में मिथिला की बात करें, मगध की बात करें, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, पाटलिपुत्र, महावीरा, सब कुछ रहा है। लेकिन किताबों की बात करें, जो स्कूल के सिलेबस होते हैं, उनमें बिहार के इतिहास पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाली गई है। तो इसको आप किस तरीके से लेते? क्या इतिहासकारों ने बिहार के इतिहास को, जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसको कहीं दबा दिया है? देखिए, इतिहास को अगर कम भी लिखा गया तब भी इतना कुछ है जो बिहार के गौरव गाथा को स्वयं स्थापित करती है। ये तो
निश्चित लिखा हुआ है कि उपनिषद रचे गए, उपनिषदों की भूमि मिथिला ही थी। तो बिहार, पहली बात तो ज्ञान की जो परंपरा को हम देखते हैं तो उपनिषदों से प्रारंभ होती है, बाद में दर्शन बढ़ की परंपरा चलती रहती है, अनेक दर्शन निकले, बौद्ध धर्म का दर्शन निकला, जैन धर्म का दर्शन निकला, बहुत सारी छोटी छोटी परंपराएं और भी समयांतर में आती रहीं। शौर्य की बात करते हैं तो मगध साम्राज्य के शौर्य को सभी जानते हैं। उद्यमिता की बात करेंगे तो बहुत सारे नगर ऐसे थे जिन्होंने पूरे उस प्राचीन काल में विश्व को प्रेरित किया। आप दक्षिण पूर्वी एशिया में जाएंगे तो वियतनाम करीब 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना जाता था। और चंपा क्या है? चंपा भागलपुर का पुराना नाम है। चंपा उस समय प्राचीन भारत में एक बहुत बड़ी व्यापार केंद्र के रूप में उसकी प्रसिद्धि थी, जिसमें लोग आते थे, विदेशों से भी आते थे। और आज बस खंडहर बचे हैं, उसको जानने वाला कोई नहीं, सुध लेने वाला कोई नहीं, परंतु किसी काल में उसने संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव छोड़ा था। वियतनाम में लोग गौरवान्वित हुआ करते थे चंपा नाम से स्वयं को जाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो संकेत रूप में इतिहास में मौजूद हैं, भले उसको बहुत उस प्रकार से लोगों ने वर्णित नहीं किया जिससे एक प्रेरणा जागृत हो और लोग वर्तमान में कुछ करें ताकि भविष्य हमारा उज्जवल हो। बहुत ही एक अजीब सी, मतलब जिसको कहा जाए कि कुछ लिख दिया गया है और उसमें वो आवाज़ नहीं आ रही, तो उस आवाज़ को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक बार जब समझोगे तो उसमें ऐसी अद्भुत प्रेरणा है जो आपके जीवन को बदल देगी। और आपका जीवन जब परिवर्तित होगा तो संपूर्ण राष्ट्र का जीवन परिवर्तित होगा। शुरुआत आपसे होगी, लेकिन आप औरों को भी प्रेरित करोगे, एक पुंज बनकर चलोगे, प्रकाशित करते रहोगे। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 10 लोग भी अगर वो ऐसे मिल गए जो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ राष्ट्र के प्रति कार्य करना चाहते हैं तो भारत के भविष्य को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं भी लगभग ऐसा ही सोचता हूँ। और हम बातें कर सकते हैं, हम चाहते हैं, ये करते हैं, बट जब तक स्वयं नहीं करेंगे तो अब किससे क्या उम्मीद रखेंगे? तो इसको करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो आप करते हैं तो औरों को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। आज हम अक्सर सुनते हैं कि फलाना पुलिस वाला इतना बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने इतने एनकाउंटर्स किए हैं। मतलब कहने का मतलब उनके एनकाउंटर से उनको आंका जाता है। विकास वैभव क्या सोचते हैं क्रिमिनल्स को लेकर? क्या एनकाउंटर ही एकमात्र उपाय है या उन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए, अनलेस कि निर्भया कांड जैसे अपराधी ना हो? देखिए, मेरा सीधा मानना ये है, कानून जो कहता है उस दायरे में काम होना चाहिए। कोई भी काम जो विधि सम्मत है वही होनी चाहिए। तो जहाँ तक एनकाउंटर्स की बात, रियल एनकाउंटर्स मेरे साथ भी हुए, जो सही एनकाउंटर्स होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं फेक एनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक अपराधियों की बात है, जो सिस्टम है उसमें हृदय परिवर्तन होता है। तो जेल का भी सिस्टम इसीलिए बना हुआ है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। समाज में एक प्रेरणा यदि जगे, तो मैं जहाँ रहा, एनकाउंटर्स भी हुए, लोग मारे भी गए, लेकिन जब प्रेरणा हम लोगों ने जगाने का प्रयास किया तो पगहा एक बड़ा ही, उसको मिनी चंबल कहा कहते थे। और सदियों से वहाँ पर क्राइम चल रहा था, गैंग्स थे, किडनैपिंग्स हुआ करती थी। और कहते थे कि वाल्मीकि के समय से यहाँ पर अपराध चल रहा है। जब महर्षि वाल्मीकि के समय था, वो रत्नाकर थे, तो उस समय भी था। तो आज को वही परंपरा है, तो यहाँ क्राइम कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने उसको उसी रूप में देखा कि जब वाल्मीकि, रत्नाकर से वाल्मीकि बन सकते थे, भाई तुम कितने बड़े डकैत हो, जब रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते थे, तुम भी कुछ करो अपने समाज के लिए, अपनी भूमि के लिए कुछ करो। ये प्रेरणा हम लोगों के परिवारों से बातचीत करके जागृत करने का प्रयास किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि शुरू में 1-2 करके आत्मसमर्पण करना डकैतों का शुरू हुआ। और करीब 26 डकैतों ने 2 वर्षों के कार्यकाल में आत्मसमर्पण किया। और उसमें सबसे बड़े उस समय के जो बिहार के अपराधी थे, जिसमें करीब 100 से अधिक मुकदमे थे, उनके द्वारा भी आत्मसमर्पण कर दिया गया। पूरी अपराध की परंपरा ही समाप्त हो गई। तो जो जंगल पार्टी का, आप कहीं उत्तर प्रदेश के यदि आप हो तो किसी कुशीनगर, गोरखपुर इस इलाके में जो रहते होंगे, तो क्या प्रभाव रहा था वो जंगल पार्टी का। उनको दस्यु कहते थे, जंगल पार्टी कहते थे। और उसमें किडनैपिंग भी होती थी, तो इस प्रकार से होती थी कि बिल्कुल बाकायदा उसमें लिस्ट बन के आता था आपको क्या क्या देना है, किस प्रकार देना। हर गैंग के अपने मुहर लगती थी, उसमें लिखा रहता था जय माँ दुर्गे, बिहार सरकार और गैंग का नाम। तो उस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी, तो पूरी तरह समाप्त हो गई। जहाँ 50-100 किडनैपिंग साल में होती थी रिपोर्टेड, बाकी अनरिपोर्टेड भी कई होती थी, वो संख्या 0 तक आ गई और बनी हुई है। क्यों हुई? परिवर्तन हुआ, लोगों से जुड़े, अपराधियों के परिवारों से हम लोग जुड़े। सरकार की नीति थी आत्मसमर्पण की, उसको हम लोगों ने प्रचारित किया, प्रेरित किया, इतिहास को माध्यम बनाकर चीज़ें बदल गई। और थोड़ा यदि हम चीज़ों को अलग रूप में देखें
तो एनकाउंटर्स पहले भी बहुत हुए थे, तो एनकाउंटर्स हुए, लोगों को मेडल्स भी मिले, लेकिन क्षेत्र के लिए क्या बदला? क्षेत्र में वही चलता रहा। एक शांति का संदेश लेके जब आप जाओगे, लोगों से बात करोगे, तो जहाँ जो बात गोली से नहीं बनती है, अच्छी बोली से बन जाती है। तो करके प्रयास करें तो निश्चित रूप से, तो वहाँ से उस प्रेरणा को लेकर मैंने फिर रोहतास में भी उसी प्रकार का प्रयास किया, वो उग्रवादियों के विरुद्ध। वहाँ भी इतिहास को प्रेरणा बनाकर प्राचीन इतिहास से मैंने जोड़ा, जनजातियों को से बात करनी शुरू की, और परिणाम वैसे ही निकले। जिस बारे में सबसे कठिन जो भौगोलिक परिस्थिति थी, लोग मान नहीं सकते थे कि यहाँ उग्रवाद कभी समाप्त होगा, 1-2 वर्षों में ऐसे परिणाम मिले जो अचंभित करने वाले थे। आज बिल्कुल शांत है। बगल में आज भी अन्य स्थानों पर उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का, बिहार का रोहतास, कैमूर पूरा बिल्कुल मुक्त हो गया। कारण लोग जुड़े, और जो एक विचार था, उस विचार ने लोगों के मन में प्रेरणा जागृत की, उग्रवादियों के विरुद्ध हो गए। तो उग्रवादियों को बाध्य होना पड़ा, वो आत्मसमर्पण किए। जब लोग आपके नहीं होंगे, आपका आधार मिट जाएगा, तो फिर आप रहोगे कहाँ? तो कुछ वैसा करने का प्रयास होना चाहिए। और जो क्राइम है, जो क्रिमिनल्स हैं, तो एनकाउंटर्स होंगे तो होंगे, मरेंगे, तो इसमें संदेह कहाँ है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप पकड़ लिया आपने और गलत तरीके से आप फेक एनकाउंटर्स करोगे। तो ठीक है, क्षणिक हो सकता है, अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप सोचो कि किसी जो सही में क्रिमिनल नहीं हो उसके साथ ऐसा हो जाए, और तो क्या होगा? तो ये स्वतंत्रता आप नहीं दे सकते। जो कानून है अपना काम करे। कानून में बहुत सारे माध्यम है, और जैसे बिहार में एक प्रयोग हुआ था स्पीडी ट्रायल का, तो ट्रायल करा के सजा दिलाने का भी प्रयास एक व्यापक स्तर पर हुआ, जिसके परिणाम मिले। तो होना चाहिए जहाँ जो कमियां हैं, यदि हम समाज में दंडित समय पर नहीं कर पा रहे, तो इसमें हर व्यक्ति को चिंतन करना पड़ेगा, न्यायपालिका को भी चिंतन करना पड़ेगा, कार्यपालिका को भी चिंतन करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना है। लेकिन मेरा मानना यही है, जो विधि सम्मत कार्यवाही है होनी चाहिए, उसमें किसी के पास भी यह स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए जो कि विधि से अलग हटकर कुछ वैसी शक्ति आप में आ जाए। तो धर्म की आप रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। महाभारत का संदेश है, वही करिए, मानिए, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आपकी इन्हीं पंक्तियों से मुझे याद आता है कि आप ट्विटर पर जब भी आपको देखता हूँ, आप कुछ बहुत मीनिंगफुल संस्कृत वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आज जहाँ लोग इंग्लिश के भाषा के पीछे भागते हैं, इवन सही से हिंदी भी नहीं बोलते हैं, आप ऐसे वक्त में संस्कृत को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, और इसमें आपको क्या मतलब, आप युवाओं के आज के टाइम के हिसाब से? देखिए, मैं स्वयं को जब देखता हूँ तो IIT से पढ़ा, अधिकांश मित्र मेरे आज विदेशों में कार्य कर रहे हैं, तो मैं भी शायद वैसा ही रहता, शायद कहीं जर्मनी में मेरी भी नौकरी लगी थी रहता। लेकिन जो प्रेरणा जिसने मुझे आज बिहार में बिठा दिया, वो कहीं ना कहीं संस्कृति थी। तो प्रेरणा अपने तक सीमित नहीं रहे, हो सकता है 2-4 लोग ही प्रेरित हों, लेकिन यदि वो प्रेरणा बढ़ती है तो और भी लोग इस तरह के निकलेंगे। और मेरा मानना है कि अगर विचार आपके मन में बहुत शुद्ध हों तो निश्चित रूप से लोगों को प्रेरित करेंगे, और यही प्रयास मैं करता हूँ। तो सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है जिससे लोग जुड़ते हैं। तो जो भी चीज़ें मुझे प्रेरित कर रही हैं उसको सबके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ, और इच्छा वही है कि लोग जगें, विरासत से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास करें। आज भी जब एक बिहार का कोई लड़का बाहर कमाने के लिए जाता है रोज़ी रोटी के लिए, तो उसे एक घृणा की नज़रों से देखा जाता है, जबकि वो उस जिस राज्य में कमाने जाता है वहाँ की कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था में उसका योगदान है। तो जब अब फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में देख लीजिए जो बिहारियों के साथ होता है, या दिल्ली में आप देख लीजिए कोरोना काल में जो उन्हें आनंद विहार पे ला के छोड़ दिया गया। आपको क्या लगता है ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा, और इसको कैसे रोका जा सकता है? कैसे बिहार के प्रति दूसरे राज्य के लोगों का जो माइंड है वो चेंज हो? देखिए, दूसरे के बारे में सोचने से पहले आपको स्वयं सोचना होगा। अगर हम स्वयं, जैसे होता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, लोगों के विचार बदलने में समय लगेगा नहीं। तो आप स्वयं जान लीजिए आप किस परंपरा के वाहक हैं, आपके पूर्वज कैसे थे, किस प्रकार से इतिहास में हमने वो प्रेरणा जागृत की थी, उससे प्रेरणा लें, आप बदल जाएंगे। और एक बार स्वयं परिवर्तित हो गए तो दूसरों की धारणा परिवर्तन होने में कितना समय लगता है? कौन नहीं जानता कि आपके पूर्वज कौन थे? जिनके पूर्वज याज्ञवल्क्य जैसे रहे हों दार्शनिक, जिनके पूर्वज गौतम बुद्ध जैसे रहे हों, जिनके पूर्वज चाणक्य जैसे रहे हों, तो उनके उज्जवल भविष्य को भला कौन बाधित कर सकता है? तो मैं तो यही मानता हूँ। आदि शंकराचार्य भी जब चले और उन्हें एक कर्मकांडी विद्वान की तलाश थी, उसमें निकले थे, तो कुमारिल भट्ट द्वारा उस समय मिथिला का ही पता बताया गया। तो ज्ञान की परंपरा चल रही थी।
जब वो आए मंडन मिश्र से मिले, मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ, परिणाम सब जानते हैं, वो विशिष्य बन गए। तो बात यह है कि जो ज्ञान की परंपरा थी, चली आ रही थी, उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और एक बार स्वयं प्रेरित हो गए, आप शॉर्टकट्स नहीं करोगे, आप परीक्षा में चोरी करके उसको सफल होने का प्रयास नहीं करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो जितने पुरुषार्थी आपके पूर्वज थे उसका आंशिक रूप में भी आपने करना शुरू कर दिया, चीज़ें बदल जाएंगी। और लोगों की धारणा क्यों नहीं बदलेगी? ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी। प्रेरित हो, करो, वर्तमान में प्रयास करो, चीज़ें बदलेंगी। पूर्वज इतने यशस्वी थे तो उनके वंशज तो आप ही हैं। सर, जाने से पहले एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहेंगे, जिसमें सिर्फ आपको एक बार एक वर्ड में जवाब देना है, ठीक है सर? आपकी पसंदीदा हिंदी फिल्म कौन सी है? 2 आंखें 12 हाथ। आपके पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन है? सरदार पटेल। क्या आपने एनकाउंटर किए? रियल एनकाउंटर्स हुए हैं, बहुत नज़दीक। भारत में घूमने के लिए आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है, और कौन सी जगह जहां आप अभी जाना चाहते हैं, जहां नहीं गए हैं अभी तक? मैं जहाँ नहीं गया, हम्पी जाना चाहता हूँ। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी, दक्षिण में नहीं जा पाया हूँ। सबसे जो मुझे सबसे प्रिय जगह लगी वो सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश, भोपाल के पास। आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्टर राज कपूर थे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में। एक्ट्रेस, बड़ा कठिन प्रश्न है। उस तरह से जो भी सभी अच्छे लगते हैं। कोई आज के ज़माने के एक्टर या एक्ट्रेस? आज के ज़माने में अक्षय कुमार अच्छे लगते थे, अजय देवगन, पुलिस की भूमिका में अजय देवगन बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आप पर कोई बायोपिक फिल्म बनती है तो आप क्या चाहेंगे कि कौन एक्टर आपका किरदार निभाए? ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है, पता नहीं। फिर भी कुछ तो जहन में होगा आपके, मे बी अजय देवगन या अक्षय कुमार। हाँ। अच्छा सर, पहले टाइम में डकैत होते थे, अब गैंगस्टर होते हैं, आपको दोनों में से किन को हैंडल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी? देखिए, सबकी सामाजिक भूमिका अलग अलग है। तो जो डकैत होते हैं, अगर स्थापित व्यवस्था में चल रहे हैं तो समाज के साथ जुड़ के आप उनकी हृदय परिवर्तित कर सकते हैं। गैंगस्टर्स में ये बात नहीं है, तो उसको प्रॉपरली आपको उसी तरह से टैक्टिकली डील करना होगा। यदि निर्भया या हैदराबाद की प्रियंका जैसा कोई मामला आपके समक्ष आए तो क्या उन अपराधियों को ले जाते हुए आपकी गाड़ी भी पलट सकती है? भाई, जो विधि सम्मत है वही होगा। ठीक है सर, आपने इतना समय दिया, इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आगे भी हम इन्हीं जैसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।